नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस क्लास 9 का जो चैप्टर आपका चल रहा था फॉरेस्ट एंड द कॉलोनिज्म का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। और जो बच्चे हमारा ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं वो कृपा करके पहली जो हमारा पार्ट फर्स्ट है उसको देख लेंगे, तो ये चैप्टर की जो कहते हैं ना रूपरेखा या चैप्टर का डिटेल एनालिसिस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जो पार्ट 1 है उसका लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में आप देखोगे तो आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो हम लोग अगर बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, जैसे कि मैंने आपको समझाया था फॉरेस्ट एंड द कॉलोनिज्म का मतलब क्या होता है कि जो ताकतवर देश था यानी कि अंग्रेज लोग जिनके हम ब्रिटिशर्स कहते हैं, उन लोगों ने भारत के ऊपर क्या किया था, बहुत ज्यादा कब्जा कर रखा था, साथ ही साथ लैंड का ओवर यूज कर रहे थे। साथ ही साथ हम लोग ने दोस्तों ये भी देखा था कि इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जैसे कि बागों को काटना, जंगलों को काटना, ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेज था जिसमें भारतीयों को जबरन उनसे काम करवाया जा रहा था। तो इस चैप्टर से पार्ट फर्स्ट में हम लोग ने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, उसके आगे के पार्ट को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस पॉइंट पे हम आगे से चैप्टर को डिस्कस करेंगे क्या क्या पॉइंट्स थे विशेष रूप से भैया। तो देखिए, अगर इसमें हम बात करते हैं ड्यूरिंग 1875 से 1925 के बीच में ओवर 80,000 टाइगर्स एंड 1,50,000 लिपर्ड्स वर किल्ड फॉर रिवॉर्ड। तो उस समय क्या होता था, देखिए खेती उनको करना था भारतीयों को, तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, भारतीयों को एक तरीके से प्रवोक करते थे यानी कि भड़काते थे कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इनको मार दीजिए, इसको टाइगर्स को, लिपर्ड्स को। और ऐसा इसलिए करवाते थे ताकि उनकी जो मतलब खेती है वो सेफ हो सके। और जब उनको ये लगने लगा कि ये जो जानवर हैं ये कहीं ना कहीं इनकी खेती को या इनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे, तो इन्होंने क्या किया, इसको अवार्ड के रूप में कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा इनको मारेगा उसको हम क्या करेंगे, अवार्ड देंगे यानी सम्मानित करेंगे। तो इस केस में क्या हो गई, एक बहुत बड़ी मात्रा में होड़ लग गई कि हर व्यक्ति क्या हो गया, कोई ना कोई लेवल पे यहाँ पे इनको मारना शुरू कर दिया। तभी देखिए आज प्रेजेंट टाइम में अगर इसका जो फेस देखने को मिलता है भारत में, बहुत सारे रेड डेटा बुक में आप देखिए इनकी संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में कम हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि अगर जो ब्रिटिशर्स का शासन था जिस समय भारत में, तो उस समय बहुत अधिक मात्रा में इनको मारा गया। तो आप देख सकते हो ये संख्या बहुत ज्यादा है, करीब 80,000 टाइगर और 1.5 लाख के आसपास लिपर्ड थे। उसके बाद जो लोग इनको मारते थे उसी को एक ट्रॉफी, स्पोर्टिंग ट्रॉफी दी जाती थी सम्मान में। तो एक महाराजा थे जिनका नाम था सरगुजा, इन्होंने अकेले 1157 यानी 1157 टाइगर और 2000 लिपर्ड्स को मार दिया था 1957 में, जो कि एक बहुत बड़ा मतलब कह सकते हो मतलब डिसअपॉइंटिंग चीज था आज के हिसाब से देखा जाए, लेकिन उस समय माना जाता था इन शिकार करना एक हॉबी के रूप में जाना जाता था और एक तरीके से पावर को रिप्रेजेंट करने के रूप में जाना जाता था। और उसी समय एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे जॉर्ज ह्यूले नाम था जिनका, उन्होंने भी करीब 400 टाइगर मार दिए थे, मतलब ये आप देख सकते हो। और ये अपनी एक प्रतिष्ठा का रूप मानते थे जो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेज बना। अगर इसी में हम आगे बात करते हैं तो ये महाराजा और सरगुजा की फोटो देख सकते हो और यहाँ पे जॉर्ज ह्यूले की फोटो आप देख सकते हो जिन्होंने कितनी अधिक मात्रा में टाइगर और लिपर्ड को मारा था। तो इस चैप्टर में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो जब इनको ये मार रहे थे तो उन्होंने देखा कि भारत में लगातार क्या हो रहा है, फॉरेस्ट को क्लीन किया जा रहा था। जब फॉरेस्ट को क्लीन किया जा रहा था तो वहां पे एग्रीकल्चर किया जा रहा था, एग्रीकल्चर से बहुत सारे मात्रा में क्या निकल रहे थे, प्रोडक्ट निकल रहे थे, रॉ मटेरियल मिल रहा था जिससे उनको ट्रेड करना क्या हो गया, आसान हो गया। साथ ही साथ न्यू एम्प्लॉयमेंट यानी को रोजगार मिलना आसान हो गया, लोगों को नई नई जॉब्स मिल रही थी। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉनिकल कंट्रोल, जो अंग्रेजों का शासन था किसके ऊपर, जंगलों के ऊपर, कुछ ना कुछ उसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी हमको देखने को मिले। और कई सारी कम्युनिटी जो थी जो वहां पे रहती थी फॉरेस्ट में, वो छोड़ के दूसरे जगह चले गए। और वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेनी कम्युनिटीज लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, वो अपने काम को छोड़ के बेसिकली स्टार्टेड ट्रेडिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि इनको लगता था कि इसमें बहुत ज्यादा इनको क्या मिल रहा है मेरे भाई, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, इस वजह से इन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। दिस अपॉर्चुनिटी वाज एंजॉयड अक्रॉस द वर्ल्ड, और इसका फायदा सिर्फ इंडिया में ही दुनिया के अलग अलग देशों में मिल रहा था, क्योंकि भारत में जो भी चीजों को हम लोग यहाँ पे फॉरेस्ट को जो कल्टीवेशन कर रहे थे इसका इंपैक्ट दुनिया के हर कोनों में देखने को मिल रहा था, क्योंकि यहाँ से जो कटिंग की जाती थी उसको दुनिया के अलग अलग देशों में क्या किया जाता था, भेजा जाता था, बेचा जाता था, यानी कि एक्सपोर्ट किया जाता था। इंडिया के बारे में बात करते हैं, ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट वाज नॉट अ न्यू,
फ्रॉम द मिडीवियल पीरियड आदिवासी यूजेस टू ट्रेड हाइड्स। अब अगर उस समय बात किया जाए तो जो जानवरों की चर्बी तक बेची जाती थी, उनकी सींग बेची जाती थी। उसके अलावा आप देखोगे कॉटन, कोकून्स, आइवरी यानी कि हाथी के दांत बेचे जाते थे, बैम्बू, स्पाइसेस, ठीक है, फाइबर्स, ग्रासेस, गम एंड रेसिन्स। इतनी बड़ी मात्रा में इनका यहाँ पे इंडिया में क्या किया जाता था, उनको कट करके दुनिया के अलग अलग देशों में बेचा जाता था। तो लोग इसमें ऑब्वियसली कि लोग मूव करना शुरू हो गए। नोमेडिक कम्युनिटी यानी कि जो वहां की लोकल कम्युनिटी थी जैसे बंजारा वगैरह, वो भी इस बिजनेस में कूद गए बहुत बड़े लेवल पे। ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय लोकल पीपुल्स, जो लोकल पीपुल्स थे जो वहां पे हंट वगैरह थे उनको रोक दिया गया था, वह रिस्ट्रिक्टेड, वहां पे कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई थी। जैसे अगर आप देखोगे जो लोकल पीपुल्स है वो उनसे बड़ा प्रेम करते थे, क्योंकि जो उनकी लोकल कम्युनिटी, आप देखे होंगे जैसे हम लोग कोई जानवर पालते हैं तो हम लोग उससे बहुत ज्यादा प्रेम करने लगते हैं। वहीं अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उस जानवर को अगर हल्का से भी मार देता है तो हम लोग को गुस्सा आ जाती है कि यार ये मेरा पाला हुआ है, इसको क्यों आप छेड़ रहे हो। तो उस तरीके उस समय जो वहां के कस्बों में रहते थे जैसे सिद्धू कानून व्यक्ति थे जो कि संथाल परगना में देखने को मिलते थे, बिरसा मुंडा जो कि छत्तीसगढ़ में, और अलूरी सीताराम राजू, ये सब ऐसे थे जो बहुत बड़े लेवल पे अंग्रेजों को विरोध किया इन्होंने, बहुत बड़े लेवल पे। इनको कहा गया रिबेलियन। रिबेलियन का मतलब होता है जो विद्रोह करने वाले नेता के रूप में जाने गए, यानी कि ये प्रचारक बन गए जो बहुत बड़े लेवल पे इनका नेतृत्व कर रहे थे। तो वन सच रिबेलियन विच टुक प्लेस इन द किंगडम ऑफ बस्तर, बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट सॉरी स्टेट में आपको देखने को मिलता है। तो वहां पे एक बहुत बड़ा रीजन है जहां पे ये लोग क्या कर रहे थे, रिबेल कर रहे थे यानी आंदोलन कर रहे थे। बस्तर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो लोकेलिटी के रूप में। लोकेटेड इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात करें, सेंट्रल पार्ट इज अ प्लेट्यू, सेंट्रल पार्ट में प्लेट्यू आ जाता है। छत्तीसगढ़ प्लेन लाई इन दिट्स नॉर्थ एंड इट्स साउथ लाइज द गोदावरी प्लेन, यानी कि ये पूरा रीजन जो है यहाँ पे कवर करता था। रिवर इंद्रावती जो है बहुत ज्यादा फेमस होती थी जो कि वेस्ट ऑफ बस्तर की तरफ से बहती थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि किस तरीके ये आंदोलन को लेके चल रहे थे। कम्युनिटी सच एज मारिया एंड मुरिया गोंडास, ठीक है, धुरवास, ठीक है, भांतरास, हलबस लिव इन बस्तर, ठीक है, ये सब लोग यहाँ पे रहते थे और अपने कई सारे कस्टम रिलीजियस को क्या करते हैं, शेयर करते थे। ईच विलेज यूज द नेचुरल रिसोर्सेज इन देयर बाउंड्री, इन केस दे यूज द रिसोर्सेज फ्रॉम द अदर बाउंड्रीज दे पे स्मॉल फी कॉल्ड देवसरी। अब होता क्या था, देवसारी दंड बोला जाता था। मैन इन एक्सचेंज होता क्या था, जैसे हम कोई भी चीज जब यूज करते थे तो उसके बदले में हमको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता था, पे करना पड़ता था, ये आपको ध्यान रखना। उसके अलावा एनुअल हंट वेयर द हेडमैन ऑफ विलेज इन ए परगना, ठीक है, मीट एंड डिस्कस इश्यू ऑफ द कंसर्न इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट में जो भी चीजें हो रही थी उनको क्या करते थे ये लोग एकत्र करते थे यानी इकट्ठा करते थे, ठीक है। तो चीजें आपको समझना है और साथ ही साथ यहाँ पे एक आर्मी कैंप का स्ट्रक्चर देख सकते हो जो कि 1910 के आसपास का है, ठीक है। तो चीजें आपको समझना है बहुत अच्छे से। अब हुआ क्या, कई सारे जो भारत में जैसे अभी मैंने बताया कि जगह जगह जब जंगल काटे जा रहे थे जो लोकल पीपल्स थे बहुत ज्यादा क्या थे, नाराज हो चुके थे। तो जो कॉनिकल गवर्नमेंट थी यानी जो अंग्रेज की सरकार थी उन्होंने क्या किया, प्रपोज टू रिजर्व 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट। उन्होंने बोला 2/3 जो फॉरेस्ट है उसको रिजर्व कर लिया 1905 में, और स्टॉप कर दिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मैंने आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन इससे पहले के लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि किसी भी लैंड में जब हम एग्रीकल्चर करते हैं और उसको 3 से 4 ईयर के लिए छोड़ देते हैं और नेक्स्ट दूसरी जमीन में शिफ्ट हो जाते हैं तो उसको स्टॉप कर दिया इन्होंने। हंटिंग को रोक दिया गया, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस को रोक दिया गया। पीपुल ऑफ द अदर विलेज वर डिस्प्लेस विदाउट एनी नोटिस और कंपनसेशन, उनको उनकी जगह से हटा दिया, बदले में उनको कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए। पीपुल वर ऑलरेडी नॉट हैप्पी, उनकी वजह से बहुत ज्यादा लोग क्या हो गए, नाराज हो गए। ड्यू टू इंक्रीज लैंड रेंट, भाई जरूरत से ज्यादा उनसे ना चार्ज लिया जाता था। डिमांड फॉर फ्री लेबर, उनसे जबरदस्ती काम कराते थे, बदले में कोई भी उनको परिश्रमिक यानी कि सैलरी नहीं मिलती थी। गुड्स बाय द कॉनिकल ऑफिसर्स एंड फेमाइन, और उसी समय कहीं ना कहीं महामारी भी आ रही थी जिससे लोग बहुत ज्यादा क्या हो गए, परेशान होने लगे, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये जो रेबेलियन था इससे लोग बहुत ज्यादा क्या हो गए, नाराज हो गए। डिस्कशन ओवर दिस इशू, जैसे यहाँ पे बात करते हैं पब्लिक प्लेस इन 1910 मैंगो, ठीक है, बॉगोस। अब यहाँ पे क्या हुआ, लोग जब युद्ध के लिए तैयार होते तो आप देखोगे कई तरीके के अलग अलग तरीके के औजार लेते। तो उस समय उन्होंने क्या किया, आम की टहनी ली, इसके अलावा उन्होंने एरो वगैरह लिया, मिट्टी के ढीले लिए, हाँ, इसके अलावा इन्होंने
चिलीज, एरोज बेगन सर्कुलेटिंग बिटवीन द विलेजर्स एंड टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। अंग्रेजों से लड़ने के लिए इन्होंने जो जो इनको मिला वो चीजें इन्होंने लिया, क्योंकि अंग्रेज तो भैया मॉडर्न एक तरीके से कह सकते हो वेपन से लेस थे, लेकिन अगर हम लोग इंडियंस के बारे में बात करें तो वो आज भी देसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि भारत उस समय थोड़ा सा पिछड़ा एरिया में आ रहा था, ठीक है। ब्रिटिश सेंड अ ट्रूप टू सप्रेस द रिबेलियन। उन्होंने क्या किया, किसी तरीके उस जो ये एक तरीके से विद्रोह चल रहा था इसको दबाने की बात की गई, इस विद्रोह को हम किसी तरीके क्या कर दे, दबा दे। लेकिन कंडीशन क्या हुई, ब्रिटिश सराउंडेड देयर कैंप एंड फायर्ड अपॉन देम। उन्होंने क्या किया, चारों तरफ से उन रेवेलियन को घेर लिया और उनके पास मॉडर्न वेपन थे, जिसकी वजह से उन्होंने गोली से उनको काफी मार दिया। और पनिशिंग ऑल दोस हु पार्टिसिपेटेड इन रिबेलियन, साथ ही साथ वो लोग जिन्होंने इस युद्ध में, इस विद्रोह में उनका साथ दिया था, उनको भी पकड़ा गया और पनिशमेंट दिया गया। वॉज द रिबेलियन इन ए फेल्योर, लेकिन रिबेलियन फेल्योर होने क्या कारण थे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। रिबेलियन वॉज अ विक्ट्री फॉर द रिबेल्स। अब होता क्या है, जैसे जब भी विद्रोह चाहे सफल हो या असफल हो, लेकिन एक चैलेंजिंग फेज बन जाता है, लोग उसको जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि विद्रोह का कारण क्या हुआ। कई सारे जो विद्रोह थे यानी रेबल जो हुए वो सक्सेस नहीं हुए, लेकिन आज भी उनको हम याद करते हैं, ठीक। ब्रिटिश डिड नॉट मैनेज टू कैप्चर गुंडाधुर। अब ये गुंडाधुर की यहाँ की फोटो देख सकते हो, ये बहुत ही टैलेंटेड थे उस समय के पीपल्स, ठीक है, और इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन को सक्सेस किया था। फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। अब हुआ क्या, लोग यहाँ पे क्या हुए, जावा की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। अब जब जावा की तरफ मूव कर रहे थे तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो कि इंडोनेशिया, इंडोनेशिया अगर आप देखोगे ये भारत का ईस्ट साइड आपको देखने को मिल, ईस्ट एशिया का फेस देखने को मिलता है, जो इंडोनेशिया ने जावा का पार्ट आता है। तो कॉनिकल रूल इन जावा वॉज बाय डच। अब यहाँ पे जैसे इंडिया में इंग्लैंड लोग रूल कर रहे थे, वहां पे डच यानी नीदरलैंड के बंदे थे। द वुड कटर ऑफ जावा, कलंग्स, कलंग्स आप जानते हो वहां की लोकल कम्युनिटी को कहा जाता था, जो पेड़ की कटाई में बहुत ज्यादा स्किल्ड थे, यानी जो वन को काटने वाले थे और बहुत स्किल्ड लेवल आते थे। अ कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स ऑफ जावा, यानी कि एक ऐसे बंदे जो इनको यानी कि फॉरेस्ट को काटने में एक्सपर्ट्स होते थे, उनको हम लोग कलंग्स कम्युनिटी के रूप में जानते थे। अब इसे में हम आगे अगर हम बात करते हैं 1755 तक क्या हुआ, ड्यूरिंग द मातरम किंगडम द 6000 कलंग्स फैमिली वर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द टू किंगडम। अब ये जो मातरम किंगडम था, यहाँ पे फैमिलीज को दो पार्ट में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया। एक तो वो जो सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव थे, दूसरा जो एग्रीकल्चर लेवल पे काम कर रहे थे। तो दो फेज में यहाँ देखने को मिलता है। 1770 तक क्या हुआ, कलंग रेसिस्टेड बाय अटैकिंग अ डच फोर्ट एट जोहाना। अब यहाँ पे क्या हुआ, कई सारे जो बंदे थे कलंक्स, वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने इसके ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, ठीक है। तो चीजें आपको ध्यान से समझनी है, ठीक है। कौन सा क्लियर हो रहा है आप लोगों का, स्टार्ट कर दें। देखो अच्छा, तो हम लोग जो बात कर रहे थे इसी में अगर हम बात करते हैं डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, यानी कि उस समय क्या किया इन्होंने, डच फॉरेस्ट यानी कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का मतलब समझ लीजिए, इन्होंने क्या किया, जो जंगल काट रहे थे तो उन्होंने क्या किया, जो पेड़ हैं अब एक स्ट्रेट लाइन में लगाने की बात की। तो डच इनेक्टेड द फॉरेस्ट लॉ इन जावा। जावा जो कि इंडोनेशिया आप देख रहे हो, वहां पे एक आइलैंड है जहां पे इन्होंने एक फॉरेस्ट लॉ लेके आते हैं। कटिंग ऑफ द वुड वॉज स्पेसिफाइड। इन्होंने क्या किया, स्पेसिफाइड यानी कि स्पेशली है ना, फॉरेस्ट को क्यों काटा जा रहा है ये भी आपको समझ लो, क्योंकि उससे हम लोग क्या कर रहे थे, बोट्स वगैरह बना रहे थे, हाउसेस बना रहे थे। उस समय जो मकान वगैरह होते थे वो भी लकड़ियों के बनते थे, ठीक है। विलेजर्स वर पनिश्ड फॉर अ ग्रेजिंग कैटल। अगर वो है ना अपने मवेशियों को या दूध देने वाले पशु जो होते थे उनको जब चराते थे, तो दिक्कत यहाँ पे ये आ जाती थी कि इनको है ना पनिश किया जाता था। साथ ही साथ अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, यंग स्टैंड एंड ट्रांसपोर्टिंग वुड विदाउट अ परमिट और ट्रैवलिंग ऑन ए फॉरेस्ट रोड विद द हॉर्स कार्ट और कैटल, बिना परमिशन के ये यहाँ पे नहीं आ सकते थे। इसमें पूरी तरीके से लॉ बना दिए गए थे, साथ ही साथ इनको रोक दिया गया था। अभी सैमिन नाम के व्यक्ति आते हैं, इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन किया था, ठीक है। अगर इनके बारे में हम बात करते हैं, ही लिव्ड इन द रंग डब टूंग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रबडुलंग विलेज एक है जहां पे ये रहते थे। हैविंग अ टीक फॉरेस्ट बिगेन अ क्वेश्चनिंग स्टेट ओनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट। अब इनका मानना क्या था कि जो जंगल में लगातार पेड़ वगैरह कट रहे थे, इस पर इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे क्या किया, आंदोलन यानी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। सून हिज आइडिया टर्न इनटू द वाइड स्प्रेड मूवमेंट। इनका जो एक मूवमेंट था ये बहुत बड़े लेवल पे क्या हो गया,
फेमस हो गया। और सैमनिस्ट जो प्रोटेस्टेड थे बाय लेइंग डाउन ऑन देयर लैंड व्हेन द डच केम टू सर्वे इट व्हाइल अदर रिफ्यूज टू पे टैक्सेस। कई लोगों ने क्या किया, टैक्स पे करने से मना कर दिया, क्योंकि सैमनिस्ट से बहुत सारे लोग क्या कहते प्रभावित हो चुके थे, और साथ ही साथ जो फाइन वगैरह लगा रहे थे, बिना पेमेंट के उनसे काम करवा रहे थे, इन सब पे रोक लगाने की बात की गई। 1907 तक देखा जाए तो करीब 3000 फैमिली जो थी इनके आइडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गई कि जो साइंटिस्ट कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा सही है। उसके बेस पे क्या हुआ, वॉर होना शुरू हो गया, और साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन, जो पेड़ों की कटाई है इसी को डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उस समय स्टार्ट हो चुका था। अगर आपको याद हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डेट, तो ये बेसिकली 1914 से 1918 के बीच में चल रही थी, और ये दौर बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड अ मेजर इम्पैक्ट। साथ ही साथ जो दूसरा वर्ल्ड वॉर था, जो कि 1939 से 45 के बीच में चला था, ये भी बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आया। केस इन इंडिया, कटिंग ऑफ द ट्रीज, अबंडनिंग द वर्किंग प्लान। अब यहाँ पे जो प्लान वगैरह थे इन सब पे रोक लगा दी गई। साथ ही साथ केस इन जावा, जावा में देखिए उस समय जापान एक बहुत बड़ी पावर बन के उभर रहा था, जो सबके लिए डर का बहुत बड़ा कारण था। अगर आपको याद हो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे ही जापान के ऊपर यूएसए ने बम गिराया था, न्यूक्लियर बम, ठीक है, क्योंकि जापान एक बहुत बड़ी पावर बन के उभर रहा था। एज द जापानीज वर गोइंग टू ऑक्युपाई द रीजन, अब ये क्या कर रहे थे, रीजन को ऑक्युपाई कर रहे थे। डच फॉलोड द स्क्रोज्ड अर्थ पॉलिसी। अब ये स्क्रोज्ड अर्थ पॉलिसी क्या है, इसमें क्या होता था कि कोई भी रिसोर्सेज जो दुश्मनों को फायदा पहुंचाए उनको नष्ट कर देना, मतलब हम खुद ही नष्ट कर दे रहे थे। जैसे सपोज करिए कि अगर मैं मरने वाला हूं और मुझे पता है कि ये घर इसको मिल जाएगा, मेरा दुश्मन है, तो हम घर को पहले ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इन्होंने यही पॉलिसी अपनाई। इसमें अगर हम बात करें, जो एक मिलिट्री टेक्निक है, डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग दैट इनेबल द इनेमी टू वेज वॉर, ठीक है, मतलब दुश्मनों को जिन जिन चीजों से हमको फायदा मिलने उन सभी को क्या करेंगे, तबाह कर देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी में अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली आपको ध्यान देना है, ये आपका जापान है, जो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे न्यू गिनी होते हुए ये जावा पहुंचते थे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस किस तरीके का यहाँ पे इन्वेजन हुआ, तो जापानीज इन्वेशन इन इंडिया, ठीक है, इंडोनेशिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरा एक साइकिल है जो आपको ध्यान मेंशन करके चलना है, ठीक है। अब इसी में बात करते हैं, जो स्क्रोज अर्थ पॉलिसी है, डच कॉनिकल ऑफिसर डिस्ट्रॉयड 100 मिल्स। अब इन्होंने क्या क्या डिस्ट्रॉय किया ये भी समझ लो। तो सबसे पहले 100 मिल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, साथ ही साथ वन ह्यूज पाइल्स ऑफ जैन टीक, बहुत बड़े बड़े टीक यानी जो पेड़ के लॉग्स थे उनको भी पूरी तरीके से क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। वैक्यूम ऑफ पावर विलेजर्स यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड कल्टीवेबल, और इनको लगा कि ये जो पेड़ काटे जा रहे हैं इससे इनके पास, देखिए पहले तो इनको भड़काया पेड़ काटने के लिए कि जब पेड़ कट जाएंगे तो उनको ये ना खेती के लिए जमीनें मिल जाएंगी, जमीनें मिल जाएंगी तो आपका रोजगार बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो पहले उनको भड़का दिया गया, तो उन्होंने पेड़ काट डाले। लेकिन जापानीज इसलिए कर रहे थे ताकि वो लॉग्स उनको मिल जाए और वो इनका युद्ध में यानी वॉर में यूज कर सके। लेकिन जब इनको ये बात पता चली तो उन्होंने खुद ही क्या कर दिया, सारे पेड़ों को जला डाला और सॉमिल्स को भी जला डाला। तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेस इनको देखने को मिला। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट फॉरेस्ट्री, यानी फॉरेस्ट के बेस पे कई सारे डेवलपमेंट देखने को मिले। सिंस 1980s तक क्या हुआ, गवर्नमेंट अक्रॉस द एशियन अफ्रीका रिलीज द कॉन्फ्लिक्ट इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। इन्होंने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री पे काम करना शुरू किया। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री मैंने बताया जो स्ट्रेट लाइन में सारे पेड़ लगाए जाते हैं, इन्हीं को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। पेड़ों को बचाने की बात की गई, रेदर देन कलेक्टिंग टिम्बर has become more important goal. People protecting forest in the name of sacred ग्रुप्स, विलेजेस पेट्रोलिंग देयर ओन फॉरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से फॉरेस्ट को बचाने की बात की गई। तो यहाँ पे इस जो हम लोग ने ये पूरा लेक्चर डिस्कस किया, एक शॉर्ट रिकैप पे डिस्कस किया। वैसे तो ये जो चैप्टर है मेरे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस पर देखो तो हम 3 से 4 घंटे तक का लेक्चर तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक शॉर्ट रिकैप के रूप में आपके पेपर के हिसाब से हमने ये लेक्चर 2 पार्ट में तैयार किया है, ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में। अगर आप बहुत डिटेल एनालिसिस चाहते हो तो आई प्रॉमिस मैं आपको बहुत अच्छी चीजें इसमें कवर करा सकता हूं, बस आपका प्यार और स्नेह इसी तरीके मुझे मिलता रहे। थैंक यू सो मच।